कुछ पादपों में प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। छोटी क्लासों में आपने बहुत बार प्रकाश संश्लेषण शब्द को देखा होगा। चैप्टर का नाम है और हेडिंग दोनों ही है। हाँ 11 ठीक है भाई। ठीक है। अभी सवाल के बारे में आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था टेस्ट में कि सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो, हाँ, तो सवालों के द्वारा जो, लेकिन वो सर्वाधिक थोड़ी था। तो मैंने मार दी, चला गया। तो आप प्ले करेंगे किसी के बाद वो बिना एग्जाम दिए बोल रहा है सवाल दिए थे ने कब? टेस्ट तो तुमने तो कल तो आधे क्वेश्चन तो पढ़ लिए। आप ही करे। हम्म आधे सॉल्व भी कर लिए दोनों ने मिल के, नहीं? हम्म, अभी की कहे तो आप कर दो। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, पकड़ा गया। देखिए, प्रकाश संश्लेषण जो प्लांट्स में है, शैवाल में है, यूबिनर है ना, इन सभी में खाना क्या बन रहा है? पादपों में खाना बन रहा है, भोजन बन रहा है। ग्लूकोज जो बनता है वो उत्पाद या प्रोडक्ट है किसका? प्रकाश संश्लेषण। एक चीज ध्यान रखना, एक होता है बेटा श्वसन रेस्पिरेशन, और एक है आपका प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में भी दोनों होती है, हमारे अंदर नहीं होता है क्योंकि हमारे अंदर क्लोरोफिल नहीं है। ठीक है, क्लोरोफिल नहीं है हमारे अंदर, ना हमारे अंदर क्लोरोप्लास्ट हरित लवक है। ये तो हम भी अपना खाना खुद बनाते, खाने की जरूरत ही नहीं होती। दिन भर में अच्छा खासा बना के स्टोर कर लेते और रात को खाते रहते। क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल दोनों ही नहीं है। ठीक है, अब अगर प्लांट्स है वो क्या करते हैं श्वसन में? पादप क्या करते हैं श्वसन में? आदत सुन लेना सीओ को ग्रहण करते हो। एक एक आंसर आ रहा है, एक आंसर आ रहा है CO2 ग्रहण, O2 क्या, और हम CO2 और O2 ग्रहण करते हैं। आज के बाद फिर बता रहा हूँ, तीसरी बार बता रहा हूँ आपको, मेरे को लग रहा है तीसरी या चौथी बार बता रहा हूँ, जो भी सजीव है इस धरती पर, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, वो रेस्पिरेशन में, श्वसन में, श्वसन में, हाँ, ग्रहण करेंगी सजीव हो गए, पेड़ पौधे सजीव ही है, प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है भाई। तो ये चीज आप ध्यान रखो, तीसरी या चौथी बार बता रहा हूँ मैं ये बात। हाँ, कि जो प्लांट्स है ये ये श्वसन में ये काम करते हैं, ऑक्सीजन ये लेते हैं और CO2 रिलीज करते हैं। लेकिन मजे की बात क्या है, ये जो प्लांट्स है ये अपनी CO2 और हमारे द्वारा रिलीज की गई CO2 दोनों अपने पास रखते हैं, दोनों अपने पास में रखते हैं। याद रहेगा कितनी अच्छी बात है कि O2 भी ये क्या कर रहे हैं? ग्रहण कर रहे हैं।
जब ये रेस्पिरेशन कर रहे हैं, श्वसन कर रहे हैं प्लांट्स, और इनकी जो CO2 है, हम तो CO2 क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं बाहर एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में, लेकिन ये अपनी CO2 को अपने तक ही सीमित रखते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जो CO2 है वो प्रकाश संश्लेषण में अभिकारक के रूप में यूज आता है। रिएक्टेंट अभिकारक है। प्रकाश संश्लेषण में CO2 क्या है? अभिकारक है। आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, एक होता है रिएक्टेंट, एक होते हैं प्रोडक्ट। अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक जो उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, अभिक्रिया में भाग लेते हैं, वो क्या है? अभिकारक है। तो ये CO2 जो है वो प्रकाश संश्लेषण का क्या है? जो ये अभिक्रिया है प्रकाश संश्लेषण की, उसमें अभिकारक है साहब। और अभिकारक को पादप बाहर कैसे छोड़ सकते हैं, बताओ? छोड़ सकते हैं क्या? नहीं छोड़ेंगे। इसलिए श्वसन में ये ऑक्सीजन ले रहे हैं और CO2 जो रिलीज कर रहे हैं वो बाहर नहीं कर रहे हैं, अपने पास में रख रहे हैं। हमारे द्वारा रिलीज की गई CO2 को भी ये क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं, खुद लेते हैं, ग्रहण करते हैं। कारण हो गया कि CO2 अभिकारक। जितना ऑक्सीजन श्वसन में ये यूज लेते हैं खुद, उससे कई गुना ज्यादा प्रकाश संश्लेषण में ये ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, रिलीज करते हैं हमारे लिए। आगे बात समझ में? तो आपको ध्यान रखना है, ये दोनों श्वसन और प्रकाश संश्लेषण एक दूसरे के क्या है? विपरीत है, अपोजिट है। अपोजिट है। रेस्पिरेशन जो अभिक्रिया है, श्वसन जो प्रक्रिया है, उसका जो अभिकारक है वो फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद होगा। जो श्वसन का उत्पाद है वो प्रकाश संश्लेषण का अभिकारक होगा। आ रही के बात समझ में? अगर मैं बताऊं आपको श्वसन के बारे में, तो श्वसन में क्या होता है? श्वसन में होता है ग्लूकोज, ठीक है। ये ऑक्सीजन की प्रेजेंट में इसका ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज अणु टूटता है। ग्लूकोज अणु टूटता है तो क्या देता है? एक देता है हमें ATP और एक हमें क्या देता है? CO2। श्वसन की बात कर रहा हूं मैं। ये ग्लूकोज मोलिक्यूल है, ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यहाँ पे ग्लूकोज जो अणु है इसका ब्रेकडाउन होता है, मतलब ये टूटता है, विघटित होता है, और ये टूटने पे हमें क्या दे रहा है? ATP। और ये क्या है? तो ये ATP तो हम किस में यूज करते हैं? ऊर्जा में। और CO2 को हम कहते हैं ऑक्सीजन लेना, CO2 छोड़। बात करें ना श्वसन में, तो हम CO2 क्या कर देते हैं? रिलीज कर देते हैं। हमने पढ़ा है श्वसन वाला चैप्टर डिटेल में। तो CO2 ये वो है जो बाहर निकलती है, ठीक है। तो इसका उत्पाद क्या बना? CO2, ATP। अच्छा, अगर मैं प्रकाश संश्लेषण की बात करूं, कलर चेंज कर लेते हैं। अगर मैं प्रकाश संश्लेषण की बात करूं, इसमें क्या होगा? इस अभिक्रिया में इसका जो उत्पाद है वो इसका क्या होगा? अभिकारक, CO2। ये हमने यहाँ पे बात की, हमने यहाँ पे बात की। ये CO2 प्लस साथ में क्या होता है? जल। जल होता है साथ में, और यहाँ पे रहता है प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, और एक वर्णक रहता है हमारे पास, क्लोरोफिल। ये हो गया वर्णक एज ए उत्प्रेरक की फॉर्म में, ये अभिकारक हो गया। अच्छा, प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारे पास? C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2। तो आप देख रहे हो, आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो अभिकारक है वो यहाँ पे क्या है? उत्पाद है। श्वसन का जो अभिकारक है वो प्रकाश संश्लेषण का क्या है? उत्पाद। इसका जो उत्पाद है वो प्रकाश संश्लेषण का क्या है? अभिकारक। तो ये ध्यान रखना बेटा, श्वसन और प्रकाश संश्लेषण एक दूसरे के क्या होती है? विपरीत होती है, अपोजिट होती है। और जो भी सजीव है इस अर्थ पर, वो सबके सब श्वसन में क्या लेते हैं? O2 ऑक्सीजन और CO2 रिलीज करते हैं।
बात समझ में आई क्या? बोलो, आई बात समझ में? ठीक है। अब ये बेसिक नॉलेज थी आपके लिए, ध्यान में रखना इसको। आगे ये चैप्टर वापस आएगा, इसको पढ़ेंगे इसके जस्ट बाद में। अभी हम किसकी बात करेंगे? प्रकाश संश्लेषण की। क्लियर? चलो आगे चलें। यहाँ पे ये बेसिक नॉलेज है, नोट करने की बात नहीं है, तो ध्यान में होना चाहिए ये चीज। पूर्व ज्ञान से ही नया ज्ञान क्या होता है? निर्मित होता है। मनोविज्ञान साइकोलॉजी कहती है पूर्व ज्ञान से ही क्या करेंगे? नए ज्ञान का निर्माण। पुरानी कोशिकाओं में विभाजन से क्या होता है? नई कोशिकाओं का निर्माण। उसको यहाँ लागू करो। अब देखो, T6H12O6 प्लस, ये क्या है? ग्लूकोज। और किस में बना ये? किस में बना? प्रकाश संश्लेषण में बनता है। तो इसका अभिकारक क्या हो जाएगा? थोड़ा इधर लिखो मैं। अभिकारक क्या हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण का? रिएक्टेंट क्या होंगे अभिक्रिया के? कमाल करते हो, कमाल कर रहे हो। कहाँ गया है ये रहे अभिकारक। बोलो ना। तो यहाँ पे मैं लिखूं आपके पास CO2 प्लस H2O। ठीक है। यहाँ पे प्रकाश, कई जगह आपको H न्यू भी लिखा मिलेगा। इसका भी मीनिंग क्या है? प्रकाश। यहाँ पे हमारे पास वर्णक है कौन सा? क्लोरोफिल। ये प्लांट्स में होता है, हमारे पास नहीं होता है, जंतुओं में। मानव की बात करें तो यूबीना में जरूर मिलता है आपको। ठीक है ना? हाँ, वो अपवाद कह सकते हो, उसको एक्सेप्शन है। और यहाँ पे प्रोडक्ट हमारे पास क्या मिल गया? C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2। ठीक है। अब इस रिएक्शन को आप क्या करो? बैलेंस करो। इस अभिक्रिया को संतुलित करके बताओ मेरे को, या ये संतुलित है, या आप पे छोड़ता हूं मैं। या तो देखो ये बैलेंस है, या इसको बैलेंस करना है। बैलेंस करने में इतना टाइम कैसे लगा रहे यार? आया नहीं क्या अभी केमिस्ट्री में? आया क्या? करवा दिया? तो फिर, अरे भाई, ज़्यादा तो मेरे को भी नहीं आता है, लेकिन इसमें करते क्या है? इसमें तरीका बताया होगा सर ने। अणु, अभिकारक, उत्पाद। यहाँ क्या आपके पास अणु क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ले लो। अभिकारक में कितने, उत्पाद में कितने, इतने से उनको मल्टीप्लाई कर दो। इस टाइप से तो इनको निकाला जाता है। हैं? बोलो। तो फिर कार्बन देख रहे हो, इधर 6 है, उत्पाद में 6 है, इधर कितने? 1 है, तो उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे उत्पाद में कितने? 6 है, उधर कितना? 1। आगे के बात समझ में? ऐसे हम सबको कर सकते हैं, ऐसे हम सबको कर सकते हैं। कितना? वेरी गुड, हो गया ना? तो ये तरीका है भाई, थोड़ा बहुत मेरे को भी आता है। हाँ, ऐसी बात नहीं। तो इसमें अगर हम बात करें, तो यहाँ पे 6, अरे 6CO2, 12H2O, 6O2, 6। अब आप देख सकते हो। हम्म। ठीक है ना?
ये क्या हो गई, बैलेंस हो गई। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया क्या हो गई, बैलेंस हो गई। उत्पाद में हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया उत्पाद। वैसे ये उत्पाद इधर वाले पूरे उत्पाद भी बोला जाता है, लेकिन थोड़ा सा अगर डिटेल में देखें तो एक बार क्वेश्चन आया था कि सह उत्पाद क्या है, सह उत्पाद क्या है प्रकाश संश्लेषण का। तो अब चक्कर में आ गए, उत्पाद तो सुना तो सब उत्पाद में होते हैं भाई। सह उत्पाद एग्जामिनर ने क्वेश्चन डाल दिया, सह उत्पाद क्या होता है, तो सह उत्पाद क्या होता है, ऑक्सीजन। सह उत्पाद ऑक्सीजन, ठीक है। ये हमारे लिए कितनी आवश्यक है पता है ना, कोविड के टाइम पता चला था, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी। पॉकेट में दे रहे हैं, कौन दे रहे हैं, फादर दे रहे हैं, प्लांट्स दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं बेचारे, फिर भी उनको काटा जा रहा है, उनको काटा जा रहा है। हमसे एक दो पादप जो है उनकी सार संभाल हम नहीं कर सकते, जीते हैं तब तक ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन दो पेड़ हमसे नहीं संभाले जाते, बताओ। और ये क्या है, खाना जिस पे पूरा विश्व निर्भर है, पूरा वर्ल्ड डिपेंड होता है इस पे, इस खाने पे पूरा विश्व पूरा वर्ल्ड जो है वो निर्भर है। हम पढ़ते हैं ना, फूड वेव, खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला, वो यहीं से तो चलती है सब, इस खाने से तो चलती है। आगे बात समझ में। अब देखो यहाँ पे कि सर आप यहाँ पे जल जो है वो जल तो यूज कर रहे हैं अभिकारक में और वापस ये निकाल रहे हैं, यहाँ पे यूज कर रहे हैं, यहाँ पे वापस निकाल रहे हैं, ये क्या तरीका है सर। आप यहाँ कह रहे हो यहाँ पे अभिकारक के रूप में जल काम में आता है, वापस आप जल निकाल रहे हो। ये एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पूछा है, पहले यार दूसरे पेज पे लिखा हुआ है कि ये जो 12 जल के अणु है ये क्यों बनते हैं या कहाँ काम आते हैं। तो ध्यान से सुनो, हमें आधे निकाले, पूरे थोड़ी निकाले, आधे निकाले ना। तो अब आप क्या करते हो, भारी भरकम काम करते हो मेहनत वाला, भारी भरकम काम करते हो मेहनत वाला, तो क्या आता है, पसीना आता है। तो क्या आता है, पसीना आता है, बॉडी से जल की हानि होती है, ठीक है। तो ये वाला जो जल है ना, ये मात्रा जल की, ये क्या है, ये है वाष्पोत्सर्जन हानि। क्या है, वाष्पोत्सर्जन हानि, जो वाष्प के रूप में जल बाहर निकल जाता है। ये एनसीईआरटी ने हमसे पहले या दूसरे पेज पे एनसीईआरटी माता ने पूछा हमसे कि भाई ये जल का अणु दोबारा बना रहे हो आप, मॉलिक्यूल जो ले रहे हो काम में, ठीक है, फिर यहाँ पे वापस से निकाल रहे हो, क्यों, या ये इतने जल के अणु क्यों काम में लिए जा रहे हैं। तो कारण क्या है, ये जल के अणु वापस यहाँ पे निकल रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण किया भाई साहब, इतना खाना बनाया इसने, कितने करोड़ है, कितने करोड़ जनसंख्या खाना बनाया, तो पसीना तो आएगा पादप को। तो ये जो जल का अणु है ये वाष्पोत्सर्जन हानि के रूप में क्या होता है, बाहर, ठीक है। आ रही बात समझ में, पहले दो पेजों पे जो चीजें लिखी उनके बारे में बात कर रहे हैं हम। अब यहाँ पे देखो, ये ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है ये भी बताया गया है, कई साइंटिस्ट लोगों ने बताया है। ये ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है, ये ऑक्सीजन जो है सह उत्पाद के रूप में जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है, वो ऑक्सीजन इस जल के अणु से आ रही है, इस जल के अणु से आ रही है। इस जल के अणु का ब्रेकडाउन, टूटना या विघटन हो रहा है, वहां से हमें ऑक्सीजन मिल रही है जो हमारा सह उत्पाद है। बताया गया है पहले और दूसरे पेज पे ही, रामायण बताई गई है एनसीईआरटी में कि जो ऑक्सीजन प्रोडक्ट उत्पाद सह उत्पाद के रूप में निकल रहा है वो कहाँ से आ रहा है, तो कहाँ से आ रहा है, H2O से। जल का अणु जो प्रकाश की उपस्थिति में टूट रहा है, प्रकाश की ये जल अपघटन, वहां से ऑक्स। अब मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि अगर मैं इसको इसको रेडियो एक्टिव कर दूं, ऑक्सीजन को, इस ऑक्सीजन को अगर मैं रेडियो एक्टिव कर दूं, सीधी सी बात है ये ऑक्सीजन भी क्या होगी, रेडियो एक्टिव होगी। रेडियो एक्टिव से क्या होता है, हम उसको ट्रेस कर सकते हैं, जैसे गाड़ी में जीपीएस लगा होता है, हम उसको देख सकते हैं, उसकी लोकेशन पता कर सकते हैं, गाड़ी कहाँ जा रही है, हमारी गाड़ी कहाँ चल रही है। आजकल लोगों के सबके पास वो ट्रेन, रेलवे वाला ट्रेन वाला वो रहता है, एप्लीकेशन डाउनलोड किया हुआ, वेयर इज माई ट्रेन, तो जीपीएस के माध्यम से पता कर सकते हैं ट्रेन किस स्टेशन पे आ गई, कब आने वाली, या हम बैठे तो हम अभी कहाँ हैं,
ठीक है, उस तरीके से किसी चीज को आप रेडियो एक्टिव कर देते हो ना, तो उसे आप ट्रेस कर सकते हो, उसका पता लगा सकते हो। तो अगर ये ऑक्सीजन रेडियो एक्टिव है, तो ये ऑक्सीजन भी रेडियो एक्टिव होगी। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन ग्लूकोज में है, ये कहाँ से आया? तो ये यहाँ से आया भाई साहब। कहाँ से आया? कार्बन डाइऑक्साइड से आया। हाँ, ये कहाँ से आया? ये ऑक्सीजन आया साहब यहाँ से, कार्बन डाइऑक्साइड से। वही बात है, फिर वही बात, अगर इस ऑक्सीजन को हम क्या कर दें, रेडियो एक्टिव, तो ये ऑक्सीजन भी क्या हो जाएगी, रेडियो एक्टिव। तो हमने इस माध्यम से पता लगा लिया कि जो जल के अणु के टूटने से जो ऑक्सीजन है वो कहाँ जा रही है, तो पता चला वो ऑक्सीजन यहाँ आ रही है इसका उत्पाद के रूप में। फिर हमने पता लगाया कि CO2 में जो ऑक्सीजन है वो कहाँ जा रही है, पता चला वो कहाँ जा रही है, ग्लूकोज का अणु बनाने में जा रही है। कैसे पता चला? रेडियो एक्टिव से। तो ये रेडियो एक्टिव, तो ये भी रेडियो एक्टिव, सीधी सी बात, वहीं से तो आई है, वहीं से तो ऑक्सीजन CO2 से ग्लूकोज में आया है, और जल के अणु से सह उत्पाद के रूप में आया है। अब मुझे बताओ, इस एक चीज और बताई गई है, पूछी गई है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है? भाई, ऑक्सीकरण और अपचयन दो चीजें होती, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है? H2O का अपचयन हो रहा है, और रुक गए, किनका हुआ? ठीक है, और CO2 का ऑक्सीकरण हुआ है। एक आंसर पे आ रहा है भाई। हाँ, इधर से देसी बॉयज। हम्म। अरे, अभी केमिस्ट्री में पढ़ ली होगा, या तो पढ़ लिया ना? क्या कमी हो रही है, माता कमी हो रही है? ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? ऑक्सीजन की वृद्धि या ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। तो यहाँ जल के अणु से क्या निकल रहा है? हाइड्रोजन निकल रहा है। क्या निकल रहा है? हाइड्रोजन निकल रहा है। यहाँ तो ऑक्सीजन है आपके पास, हाइड्रोजन थोड़ी है। तो ऑक्सीकरण उसे कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का निकलना, वो ऑक्सीकरण कहलाता है। तो आप देखो, जल के अणु में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीकरण। तूने अपचयन बोला था पहले। हाँ। तो जल के अणु का क्या हुआ यहाँ पे, ऑक्सीकरण हुआ। क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ जल के अणु का, हाइड्रोजन चला गया, निकल गया, ऑक्सीजन ये क्यों। और अब CO2 का क्या होगा, CO2 का क्या होगा, अपचयन होगा। क्यों? इसमें ऑक्सीजन और कार्बन तो है, क्या आके जुड़ गई, तो हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो CO2 का आपके पास क्या हो गया, अपचयन हो गया। ठीक है, तो इसका हो गया अपचयन, इसका हो गया अपक्षय। तो ये पहले के दो, डेढ़ दो पेज में ही रामायण गाई हुई, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है, समझ में आया आपको? जो जल का अणु है, कौन, जल, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। और जो CO2 है, इसका क्या हो रहा है, अपचयन। अब आपको पता है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं, तो आप ये ध्यान रखना
ये ध्यान रखोगे। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, अभिक्रिया, अभिक्रिया एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो सार समझ में आया? हाँ, उस 2 पेज शुरुआत वाली पूरी रामायण मैंने आपको यहाँ समझाई इस रिएक्शन के माध्यम। बोलो, नोट करो इसको, नोट करो। ले आगे। हम्म कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए बेटा। पहला पॉइंट लिखिए, जोसेफ प्रिस्टले जोसेफ प्रिस्टले ने 1774 में 1774 1774 में ऑक्सीजन की खोज की थी। ऑक्सीजन तो सबसे पहले बताते हैं बेटा कि कुछ हो रहा है वो इसकी वजह से हो रहा है। आपके एनसीईआरटी पेज में एक बेल जार में प्रयोग दिखाया हुआ है, आप जब देखोगे किताब में तो बताया हुआ है कि बिना पौधा था, उससे पहले पौधा नहीं था, तो बेल जार में मोमबत्ती बुझ गई, जो चूहा था वो भी मर गया। लेकिन जैसे ही पौधा रखा, मोमबत्ती जलती रही और चूहा भी जीवित था। ठीक है ना? हाँ, ये चीजें समझ रहे हो? तो उन्होंने कहा कि जो वायु की क्षतिपूर्ति है वो कहीं ना कहीं तो पूरी होती है, कहीं ना कहीं तो पूरी होती है। लिखो आगे। इनके अनुसार पौधे उस वायु की उस वायु की क्षतिपूर्ति पौधे उस वायु की क्षतिपूर्ति करते हैं जिन्हें सांस लेने वाले प्राणी और अन्य कारक जैसे जलती हुई मोमबत्ती कम कर देती है। सांस लेने वाले प्राणी और अन्य कारक जैसे जलती हुई मोमबत्ती, इनका प्रयोग था जोसेफ प्रिस्टले का, कम कर देती है। ठीक है। फिर अगला पॉइंट, जॉन इंजन हाउस जॉन
इंजन हाउस साइंटिस्ट था, ने बताया कि पौधे का केवल पौधे का केवल हरा भाग ही ऑक्सीजन मुक्त कर सकता है या छोड़ सकता है या मुक्त कर सकता है। अगला साइंटिस्ट आया जूलियस वॉन सेचस। जूलियस वॉन सेचस ने बताया कि वॉन सेचस ने बताया कि पौधों के हरे भागों में पौधों के हरे भाग में ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज बनता है और स्टार्च के रूप में संचित रहता है। अगला पॉइंट टी एंजिलमैन। टी डब्ल्यू एंजिलमैन। टी एंजिलमैन एंजिलमैन ने प्रिज्म की सहायता से प्रकाश को प्रिज्म की सहायता से प्रकाश को स्पेक्ट्रमी घटकों में अलग अलग किया। स्पेक्ट्रमी घटकों में अलग अलग किया और देखा कि बैक्टीरिया सॉरी देखा कि लाल व लाल व नीले प्रकाश संश्लेषण के लिए ज्यादा सक्रिय है। जो वर्ण क्लोरोफिल ए व बी जो वर्ण क्लोरोफिल ए व बी के अवशोषण से स्पेक्ट्रम से मेल खाता है या मिलता है। के अवशोषण स्पेक्ट्रा से मिलता जुलता है। अगला पॉइंट कॉर्नेलियस वेन नील। कॉर्नेलियस
वेन नील के अनुसार प्रकाश संश्लेषण प्रकाश आधारित प्रक्रिया है जिसमें जल का ऑक्सीकरण व CO2 का अपचयन होता है। CO2 का अपचयन होता है। चलिए बेटा बाकी कल करते हैं।